नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं अगले साल के हायरिंग सेंटिमेंट की। जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 आई है, ये 13वां एडिशन है इस रिपोर्ट का। तो कंसिस्टेंटली लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। जो रिपोर्ट इन्होंने 2026 की दी है वो अच्छी तस्वीर एक पेश करती है। हालांकि ध्यान में रखिए कि ये रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करती है जो रेगुलराइज ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमी का मेन सेक्टर है उसको। और ये लोग कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है, मतलब नौकरी देने योग्य जो लोग होते थे, उसकी स्थिति में अच्छी सुधार देखने को मिल रही। 54% से 56% हो गया है एम्प्लॉयबिलिटी। तो ज़्यादा लोग इस लायक है कि नौकरी दिया जा सके। और महिलाओं में ये और भी बढ़िया, अभी तक का रिकॉर्ड है 54% एम्प्लॉयबिलिटी है। अब इसके बाद आती है बात हायरिंग सेंटिमेंट की, और ये सेंटिमेंट पता चलता है कॉर्पोरेट से बात करके, कंपनियों से बात करके। तो हज़ारों कंपनियों से इन लोगों ने बात की है और लाखों एम्प्लॉयज़ से तब ये रिपोर्ट निकाली है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो पिछले साल 29% का, यानी करंट ईयर में 29% का जो हायरिंग सेंटिमेंट था, वो अब 40% हो गया है। मीनिंग 40% कंपनियां हायरिंग के मूड में हैं। तो बेहतर होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। इसमें टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह जो है, उस पे इनका कहना है कि बहुत अच्छी इस समय वहाँ सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। न्यू एनर्जी, हेल्थ केयर, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जो पुश कर रहे हैं हायरिंग सेंटिमेंट को, और इनके चलते नौकरियों की बहार आ सकती है 2026 में। इस वक्त जो तस्वीर दिखाई दे रही है, तमाम परिवर्तन के बावजूद 72% नौकरियां जो हैं वो परमानेंट नेचर की हैं अभी भी भारतीय इंडस्ट्री में। लेकिन 16% नौकरियां गिग और थर्ड पार्टी सर्विस की नौकरियां हैं। तो ये बता रहे कि एक मिक्स कंपोजिट टाइप का एटमॉस्फेयर बन रहा है और इसमें हायरिंग सेंटिमेंट अच्छा है। कितना अच्छा है, क्या क्या ट्रेंड्स है, आप थोड़ा रियल लाइफ के जो हमारे एक्सपर्ट्स आप कह सकते हैं, या जो लोग काम कर रहे हैं इसमें, उनसे बातचीत करेंगे तो पता लगेगी। तो हमारा जो पैनल है, हमारे साथ जीनियस कंसल्टेंट के सीएमडी हैं आरपी यादव साहब, पहले भी आते रहे हमारे शो पर। साथ ही प्लेसकॉम के फाउंडर विशाल सूद हैं हमारे साथ, और केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेघना गोयल है हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। यादव साहब, ये बताइए कि ये जो स्किल रिपोर्ट आई है 2026 की, ये अच्छी हरी तस्वीर दिखा रही है। आपको क्या फील हो रहा है? क्या अगला साल वाकई एक अच्छा हायरिंग ईयर होगा? पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। ये जो रिपोर्ट आई है ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बट इसके पीछे देखिए बहुत से कारण हैं इंडिया में, बट इसका मेन जो मैं 4 कारण बताऊँगा। एक तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, वो उसके बारे में थोड़ा-सा एलाबोरेट करूँगा। दूसरा हमारा जो लिबरलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है, और थर्ड है हमारा बड़ा टैलेंट हब है इंडिया का, और फोर्थ है हमारी यूथ की इच्छा शक्ति और हंगर। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आई है, वो चाहे वो ईएलआई स्कीम है, जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ईएलआई स्कीम दिया है, नैप्स का स्कीम है, नाइट्स का स्कीम है, उसमें अप्रेंटिसशिप की स्कीम आती है। कोई भी अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उनको 6 महीने तक इनिशियली 3,000 रुपया करके हर महीना मिलेगा। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट में लाई है। तो इस कारण से एक तो ये है, दूसरा जो है एजुकेशन, लिबरलाइज एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हमारा है कि अभी समझिए 1.5 करोड़ लोग ज्वाइन करते हैं हर साल जॉब मार्केट में। और बिकॉज ऑफ द लिबरलाइज एजुकेशन सिस्टम, पीपल आर एजुकेटेड एंड पीपल आर कमिंग इनटू द मार्केट, यू नो। और थर्ड है जो हमारी जो टैलेंट हब है, 65% यूथ और 35 ईयर्स के नीचे हमारे यहाँ है। तो वो एक बहुत बड़ा टैलेंट हब है जो दुनिया में कहीं पर नहीं है। और फोर्थ हमारी जो इच्छा शक्ति है यूथ की, वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब अभी आप देखिए कि एक जब प्यून का जॉब निकलता है तो एक बीटेक का लड़का भी उसको अप्लाई कर लेता है। एक गांव की लड़की आती है, वो जाके वर्ल्ड कप लेके चली आती है।
एक गांव का बच्चा आता है, वो क्रिकेट में जाकर के नंबर 1 बन जाता है और वो आईपीएल में सेलेक्ट हो जाता है। तो हमारी जो इच्छा शक्ति और भूख है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो ये जो रिपोर्ट आया है which talks about 11% growth, but in my opinion I think it should be about 13 to 14% growth, because हमारा जो लास्ट 5 इयर्स का जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, हमारा जितना भी जब भी जीडीपी जो ग्रोथ होता है उसका डबल से 1 प्लस माइनस 1 और 2% होता है। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ इस साल की तकरीबन 6.5% होने वाली है, एनीथिंग बिटवीन 6.5 to 7%। अगर नेक्स्ट ईयर में, तो मेरा मानना है कि इट शुड बी अराउंड 13 to 15% इन बिटवीन में आ सकता है। दिस विल बी माय व्यू। जी, तो जो आपने बातें कही, इस सर्वे के साथ वो सारी बातें अटैच्ड आई हैं। जो कारण उन लोगों ने बताए हैं वो भी मोटा मोटी वही हैं जो यादव साहब ने बताए हैं। और इसमें दोनों चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ है जो पुश कर रही है और कौन सी चीज़ है जो पुल कर रही है। तो टारगेट ये है कि 2030 तक कम से कम भारत दुनिया का टैलेंट हब बने और एआई इसमें ड्राइवर बने। तो विशाल जी, ये बताइए कि इस वक्त जो सिनारियो है 2026 की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, कौन से ऐसे स्किल्स हैं, कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, कौन से ऐसे टैलेंट्स हैं जिनकी वजह से ये सुधार हो रहा है और फर्दर आगे और हो सकता है? नमस्कार सबको, आपके दर्शकों को भी। मनोज जी, आई थिंक आपने बिल्कुल, हमेशा एक पुल और पुश फैक्टर रहता है। आज फॉर्चुनेटली जो पुश फैक्टर है जो ग्रोथ का, वो स्ट्रॉन्गर है। और जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज एट अ वेरी गुड रेट। और इसीलिए जो एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म तो हमारे देश में हमेशा थी। हम पिछले 2-3 साल से हम नंबर 1 लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे बड़ी इकोनॉमीज में। तो उसके कारण एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म थी। अब वो कॉशियस ऑप्टिमिज्म बेसिकली इज कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड, एक रियल इंपैक्ट उसका आ रहा है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ, अब जो सेंटीमेंट है पॉजिटिवली 11% कंपनीज ने बोला दे वांट टू हायर। अब इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर्स वो ये हैं। अभी आपने न्यूज सुनी होगी, थोड़े हफ्ते पुरानी बात है, गूगल ने विशाखापट्टनम में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है। अब विशाखापट्टनम इज अ टायर 2 सिटी, इट इज नॉट अ टिपिकल मेट्रो टाउन जो हमारे यहाँ पे होता था। तो इस सर्वे में भी यही आया कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो हायरिंग हो रही है ये बेसिकली जस्ट कोई शॉर्ट टर्म इंपैक्ट के लिए नहीं हो रही, नए लॉन्ग टर्म डिसीजन के साथ हो रही है। दूसरा, अगर आप इस सर्वे को ध्यान से देखें, इसमें आया कि मिड लेवल और सीनियर लेवल हायरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है। इट मींस कि अगेन कोई शॉर्ट टर्म, कुछ जैसे कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट आ जाते हैं उसके परस्पेक्टिव से हायरिंग नहीं है। सेकेंडली, इसके अंदर जो हेडविंड्स हैं, जो इसके अंदर रिस्क है कि भाई ये सेंटीमेंट कल को ट्रांसलेट अगर नहीं हो पाया एक्चुअल हायरिंग में, उसके रीजन हो सकते हैं जो इस वक्त हमारी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। रशिया और यूक्रेन की वॉर है, इंडिया और पाकिस्तान के जो विवाद है, मिडल ईस्ट में जो चीजें चल रही हैं, जो वेनेजुएला में चीजें चल रही हैं, जो लॉजिस्टिक रिस्क हैं इस वक्त सप्लाई चेन्स के, वही है सर्टन हेडविंड्स जो इस ग्रोथ को रोक सकते हैं। अगर इंडिया ने अपने आप को, जो अभी तक इंडिया बहुत स्मार्टली करता है, अगर हमने अपने आप को जियोपॉलिटिकल रिस्क से इंसुलेट करके रखा, तो हम, जैसा सर एस्टिमेट कर रहे थे कि ये 13-14% से भी ज्यादा हायरिंग हो सकती है। अब जो सेक्टर सबसे ज्यादा हायरिंग हो रही है, बीएफएसआई, क्योंकि जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, बैंक्स की ब्रांचेस और खुल रही हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसको बेचने के लिए आपको टीम्स चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी में नए लेवल की डिजिटाइजेशन हो रही है, एआई, मशीन लर्निंग, इसके ऊपर मेजर हायरिंग हो रही है। तो ये ऐसे फील्ड है जिसमें लोगों को अपने आप को रीस्किल करने की जरूरत है और अपने आप को उसमें थोड़ा सा अपने आप को बेटर करने की जरूरत है। अब तीसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है, वो चीज आ रही है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। जैसे जैसे एक सेकंड टायर और थर्ड टायर टाउन्स के अंदर एक्सपेंशन हो रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, जैसे वहां पे जॉब्स मिलेंगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो लॉजिस्टिक सेक्टर्स में, कोर सेक्टर्स के अंदर आपको जॉब्स ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो इस पर्सपेक्टिव से मेरे को ये लगता है कि ब्लू कॉलर रोल्स और एआई रिलेटेड रोल्स पे लोगों को अपने रीस्किलिंग करने की जरूरत है, जिससे वो ये जो अपकमिंग जो पॉजिटिविटी है उसका बेनिफिट ले पाए। और अगेन, जैसा आपके मैं अलोंग में जैसे पढ़ रहा था कि आज की डेट में 70% हायरिंग एआई के थ्रू हो रही है।
तो हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आज आप जब कोई इंटरव्यू लेने जाएंगे तो सबसे पहला आपका जो गेटकीपर होगा वो कोई ह्यूमन नहीं होगा। आपकी सबसे पहली इंटरव्यू शायद कोई एआई लेगा, और अगर एआई को इंटरव्यू देनी है तो आपको अपने आप को उस तरीके से ढालना पड़ेगा। हम जब जॉब के लिए जाते थे पहले, तो हमारे लिए होता था कि एक अच्छा हैंडशेक कैसे करना है, हमने आई कांटेक्ट कैसे बनाना है। पर आज की डेट में जो भी लोग नई तरीके की जॉब लेंगे, और सबसे ज्यादा जो इंटरवेंशन एआई की और हायरिंग में, क्योंकि हम हायरिंग की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आज की डेट में हर एप्लीकेंट को, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, उसको अपनी भाषा में अपनी अपनी जो डिजिटल फ्लुएंसी चेंज करने की जरूरत है। अपना सीवी भी बनाना है तो इस तरीके से बनाना है कि पहला बार उसका सीवी, आज की डेट में 75% सीवी कोई ह्यूमन नहीं देखता, उसको एक मशीन देखती है, उसको एक लॉजिक देखता है। तो हमें अपने आप अपने सीवी को भी लॉजिक रेडी रखना है। तो ये चीजें, क्योंकि हमारे पैनल पे फ्रॉम अ वेरी प्रीमियम इंस्टीट्यूट, फैकल्टी मेंबर इज आल्सो सिटिंग, तो आई एम श्योर दे आर टीचिंग देयर स्टूडेंट्स की अपने सीवीज को कैसे एटीएस रेडी करना है। मेरे को बस एक रिस्क इसमें नजर आया इस पूरे एनालिसिस में, कि फ्रेशर जॉब्स कम हो रही है, मिड लेवल सीनियर लेवल हायरिंग जो एक बेसिकली लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट दिखाता है कि भाई पीपल वांट टू हायर फॉर द लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए नहीं हायर कर रहे। पर इससे एक चीज जो जिसका भय मेरे को हो रहा है, कि जो नए फ्रेशर आ रहे हैं, और इनफैक्ट लास्ट ईयर टॉप 5 कंपनीज ने फ्रेशर हायरिंग 50% रिड्यूस की थी। तो मेरे को ये लगता है कि कॉलेजेस के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि वो पहले दिन ही बच्चे को इतना रेडी बनाए, उनकी ऐसी ट्रेनिंग करें कि वो पहले दिन डिप्लॉय हो पाए। ठीक बात।